चलो बच्चों स्टार्ट किया जाए। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। यस सर। कई लोग अभी ऐड नहीं हो पाए हैं, लेकिन फिर भी आपसे थोड़ा सा पीछे की चीजें पूछते हैं, तब तक ऐड हो जाएंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा क्या था? रिलेटिव लोडिंग पे खत्म करा था। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तक आ गए थे, उसको पढ़ लिए थे पूरा? हाँ सर। ओस्मोसिस भी पढ़ा था। क्या पढ़े और थे हम लोग? ऑस्मोसिस में कितने क्वेश्चन हो सकते ऑस्मोसिस हैं? और रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर वाला कंसेप्ट तो पढ़ लिए थे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े थे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वह 4 टाइप्स का होता है, और सबसे पहले हम लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर को देखा था। देन हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बातें कर रहे थे, उसी में हम लोग पढ़ रहे थे। चलो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बातें कर रहे थे, पहले हम उसी की बातें करते हैं। हम आपको बताए थे कि वेपर प्रेशर क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? बोलो भाई। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जब आपको पढ़ाए थे तो सबसे पहले हमने वेपर प्रेशर क्या होता था उसी की बात की थी। सर एक प्रेशर होता है जो कि वेपर के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है लिक्विड पे, जब टेम्परेचर कांस्टेंट और वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम किसके किसके बीच में होता है, ये कौन बता रहा है? इक्विलिब्रियम आप किसके किसके बीच में देखते हो? सर वहाँ उस टाइम पे कंडेंसेशन और इवेपोरेशन इक्वल हो जाता है। यानी लिक्विड और लिक्विड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, अगर हम लोग देखो यहीं पे बातें कर रहे थे कि वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर हम लोगों ने दो अलग अलग कंपोनेंट का देखा था। कुछ याद आ रहा है क्या? एक कंपोनेंट ए था और एक कंपोनेंट बी था। बोलो भाई। यस सर। ए का जो आपका वेपर प्रेशर था वो क्या था? पीए नॉट था, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। और बी वाले का क्या था भाई? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। और ये दोनों के दोनों को हम लोगों ने प्योर माना था, इसलिए क्योंकि इसको हम कुछ भी इसमें मिक्स नहीं किए थे। उसके पहले का वेपर प्रेशर था। उन्हीं दोनों कंपोनेंट को जब आपस में मिक्स कर दे रहे थे तो सोल्यूशन बन जाता था। याद आ रहा है? जी सर। और जब सोल्यूशन बनता था तो सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम क्या बोलते थे? पीएस, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन या टोटल वेपर प्रेशर। यस सर। यहीं पे हम लोगों ने एक बात और की थी, पार्शियल प्रेशर, यानी सोल्यूशन में कंपोनेंट ए के रेस्पेक्ट में और बी के रेस्पेक्ट में पार्शियल प्रेशर की, पीए और पीबी की। याद आ रहा है कुछ? बोलो। यस सर। यस सर। यहीं पे हम लोगों ने एक चीज बात और की थी कि जो कंपोनेंट ए है उसका मोल फ्रैक्शन ए रहा होगा, और जो कंपोनेंट बी है उसका मोल फ्रैक्शन क्या रहा होगा? बी। और जब पूरा सॉल्यूशन एक साथ आता था तो उसका क्या होता था भाई? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। क्लियर है सबको? यस सर। यहीं पे एक साइंटिस्ट आ गए थे, और साइंटिस्ट का नाम क्या था भाई? राउट्स। कुछ याद आ रहा है? और राउट्स ने क्या बताया था कि जो किसी भी प्योर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है उसमें उसके मोल फ्रैक्शन से जब मल्टीप्लाई करते हो और जो प्रेशर निकल के आता है उसी को पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। यही किसका ला था भाई? राउट्स का। बोलो, याद आ रहा है कुछ? यस सर। यस सर। और इसी राउट्स ला के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या देखा कि एक बार कंपोनेंट ए का एक बार कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर को निकाले थे। कैसे? पीए इक्वल टू पीए नॉट इंटू एक्स ए किए थे, और पीबी इक्वल टू पीबी नॉट इंटू एक्स बी किए थे। और जब हम पूरे के पूरे सॉल्यूशन को एक साथ बता रहे थे तो उस समय हम लोगों ने क्या बताया था कि पीएस इक्वल टू क्या होगा? पीए प्लस पीबी, यानी पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी। क्लियर था ना सबको? इस पे हमें लगता है कि एक दो क्वेश्चन भी किए थे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं करवाए थे, एक दो क्वेश्चन करवाए थे। वैसे इस पे आप मान के चलो कि बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। हम एक दो क्वेश्चन आपको करवा दिए थे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा भाई हम लोग इसके बाद आ गए थे, अब हम लोग को पढ़ना था रिलेटिव लोअरिंग का वेपर प्रेशर, लेकिन हम लोग केवल अभी वेपर प्रेशर की बातें कर रहे थे। ठीक है, और फिर हम लोग आ गए थे कि लोअरिंग का वेपर प्रेशर क्या होता है। तो लोअरिंग का वेपर प्रेशर आपको बताए थे, कुछ याद आ रहा है? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए। पी
P naught A. आपने क्या कहा था भाई आपसे कि अगर कोई आपका प्योर सॉल्वेंट है और उसमें ऐसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दो, नॉन वोलेटाइल का मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो आप जानते हो ना कि वे ऐसे sir. होते हैं जो डिसोसिएट ना हो. solution में डालने के बाद Dissociate ना वो हो. अपने आयन में डिसोसिएट नहीं होते। क्लियर है सबको? Yes sir. ऐसे इलेक्ट्रोलाइट या ऐसे सबस्टेंस जिनको आप किसी सोल्यूशन में डालते हो और डालने के बाद वह डिसोसिएट नहीं होते अपने आयंस में, उनको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और यही नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल भी आपका होता है। तो हम लोग क्या कहा था भाई कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट में आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को लाके मिक्स कर दो, तो मिक्स करने के बाद उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के वजह से जितना प्योर सबस्टेंस का हमारा वेपर प्रेशर होता है वह नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करेगा, जितना पहले था उससे भी कम कर देगा। उसका रीजन भी हमने बताया था। क्यों होता है ऐसा, कौन बता रहा भाई? सर मोल फ्रैक्शन कम हो जाता है एक्से का। मोल फ्रैक्शन घट जाता है। मोल फ्रैक्शन पहले जो प्योर सबस्टेंस था उसका मोल फ्रैक्शन 1 होता है, लेकिन जब कंपोनेंट को उसमें मिक्स कर देते हो तो वह दो कंपोनेंट का मिक्सचर बन जाता है और दोनों कंपोनेंट के मिक्सचर का एडिशन 1 होता है। तो पहले उसी का 1 था, अब दो चीजें आपस में मिलकर तब उसकी वैल्यू 1 हो रही है, यानी पहले 1 था अब 1 से कुछ कम हो गया होगा। तो मोल फ्रैक्शन के घटने की वजह से वहां पे क्या होता है भाई, आपका लोअरिंग आता है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने के बाद वेपर प्रेशर लोअर होता है, और जो मिक्स करने के बाद बन के आता था उसी को आप क्या बोलते थे, सॉल्यूशन। क्लियर है सबको? यस सर। और देखो इसी सॉल्यूशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर आपका प्योर सॉल्वेंट का पी नॉट था तो मिक्स करने के बाद जो बनेगा वह पीएस कहलाता था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपसे यहीं पे हम लोग लोअरिंग की बात करते थे तो लोअरिंग में क्या बताते थे कि इनिशियली आपका पी नॉट था, फाइनली आपका पीएस है। चेंज आप देखोगे तो कितना होगा, पी नॉट माइनस पीएस। क्लियर था बिल्कुल? अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि लोअरिंग का वेपर प्रेशर क्या होता है या वेपर प्रेशर लोअरिंग क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, पी नॉट माइनस पीएस की वैल्यू या डेल्टा पी नॉट की वैल्यू। क्लियर है सबको? यस सर। यहीं पे देखो हम लोग एक लाइन और बात किए थे, लोअरिंग का वेपर प्रेशर क्या होता है। अब अगर लोअरिंग का वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग का वेपर प्रेशर की बात करें, रिलेटिव लोअरिंग का वेपर प्रेशर की, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पहले हमारा कितना ओरिजिनल था और कितना चेंज होके आ रहा है। तो जितना चेंज होके आ रहा है उसको ऊपर रखेंगे, टोटल को जितना हमारा ओरिजिनल था उसको नीचे रखेंगे, और इसी को क्या बोलेंगे, रिलेशन। किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में। कितना चेंज हुआ, कितना ओरिजिनल था, और यही जो निकल के आता है उसको बोलते हो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यही तो पढ़े थे ना, यहीं से स्टार्ट करते हैं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसके पहले का आप पढ़ चुके हो, क्या था भाई, पी नॉट माइनस पीएस, और इसी को आपने क्या कह दिया था, चेंज इन प्रेशर। बोलो। और यहीं पे पहली बार आपने जब से हेडिंग डाले हो, पहली बार आप रिलेटिव लोअरिंग का यहाँ पे नाम लिख रहे हो, रिलेटिव लोअरिंग का वेपर प्रेशर क्या होता है। अगर हम इसी वाले को डायरेक्ट आपको पहले पॉइंट में लिखवा देते तो मुझे लगता है कि आपको समझ में नहीं आता। बोलो भाई, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब देखो यहीं पे फिर से राउट्स आ गए, राउट्स फिर से आ गए, फिर से हम राउट्स लॉ को पढ़ते हैं, और ये चैप्टर में तो बार बार पढ़ेंगे क्योंकि इस चैप्टर में हर जगह इनका ही रोल था। इन्होंने क्या कहा भाई कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, और कब, कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो तब, तो वह रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आप ऐड करते हो उसी के इक्वल होता है। यानी जितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आप ऐड करोगे उतना ही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। मेरी बात क्लियर हो रही है? तो लिखना भाई यहीं पे देखना, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, relative lowering of vapor pressure after addition of non volatile solute
आफ्टर एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन प्योर सॉल्वेंट, in pure solvent is equal to mole fraction of non volatile solute नॉन वोलाटाइल सॉलिड। तो देखो भाई यहां से आपको एक तो ये तो क्लियर हो गया कि जितना ज्यादा उस प्योर सॉल्वेंट में आप नॉन वोलेटाइल को डाल रहे थे उतना ही ज्यादा आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आएगा। लाइन क्लियर है? बताओ भाई। यस सर। लाइन सबको क्लियर है ना? यस सर। अब हम लोग क्या देख रहे थे, जैसे देखो इसको इधर देख रहे हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपन आपका पी नॉट था, पी नॉट माइनस पी एस अपान में क्या था भाई, पी नॉट, और इसी को आप कह रहे थे कि डेल्टा पी अपान पी, यही आपका होता था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता था? मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये जो मोल फ्रैक्शन होता था इसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के क्या होता था भाई, इक्वल होता था। इधर देखो भाई, मोल फ्रैक्शन आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का कैसे निकालते हो? मोल ऑफ सॉल्यूट अपन क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। ये क्लियर है ना आपको? लेकिन इसी में एक कंडीशन था, कंडीशन ये था कि अगर आपके सामने बहुत बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाए, तो अगर आपको ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर मिल जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो सॉल्वेंट है उसका मोल बहुत ज्यादा हो जाएगा इन कंपेयर टू सॉल्यूट। बोलो नहीं हो जाएगा? होगा ना? क्योंकि भाई अगर वाटर का बहुत ज्यादा कर दो और उस वाटर में अगर कोई आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसके अमाउंट बिल्कुल कम हो जाएंगे। जब वाटर बहुत ज्यादा होगा तो कम हो जाएगा, और उस कंडीशन में क्या होगा कि जो मोल निकालोगे तो उस सॉल्यूट का मोल कम होगा और वाटर का मोल ज्यादा आएगा। तो वहां पे जो सॉल्यूट का मोल होता है उसको नेग्लेक्ट कर देते। इसी में एक कंडीशन और लिखना, फॉर वेरी डाइल्यूट कंडीशन। इसको रफ कर दें क्या, ऊपर वाला केवल? यस सर। यस सर। नो सर। केवल इसी को कर रहे हैं। यस सर। यही देखो कंडीशन क्या बनेगा भाई, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है? और वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो सॉल्वेंट है उसका मोल हमारा ज्यादा है इन कंपेयर टू सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन सा है? नॉन वोलेटाइल वाला। ठीक है? अब यहां पे क्या करेंगे भाई कि जो अभी आप देख के आ रहे थे पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट, या इसी को कह रहे थे कि डेल्टा पी अपन पी नॉट था, अब ये क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और जहां पे दोनों थे तो एक को नेग्लेक्ट कर दो तो क्या बन जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट केवल। तो कई बार क्वेश्चन को आप इससे भी करते हो, अगर बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट होता है जब, यानी कि सॉल्वेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो उस समय चाहो तो आप सॉल्यूट के वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है? तो नोट कर लो फिर नोट कर लो, तो फिर इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर आगे बढ़े। हो गया भाई सबका? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो तो क्वेश्चन करते हैं फिर। इसको रफ कर दें। यस सर। एक क्वेश्चन नोट करना, क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ के तब आंसर बताओगे, कोई जल्दीबाजी हमें नहीं है और ना आपको है। अभी कोई आप इंजीनियरिंग के एग्जाम में अभी नहीं बैठे हो, जेई वाले एग्जाम में अभी नहीं बैठे हो, अभी आराम से हम लोग घर पे हैं और अभी हो। तो
तो आंसर एकदम बिल्कुल सोच समझ के बताना। क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार ट्राई करने की कोशिश करो, मुझे विश्वास है कि तुम कर लोगे। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 342 ग्राम। 342 ग्राम। ओके सर। कर लोगे भाई? सबसे पहले मुझे ये बताओ होने वाला बस कि इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, क्या कैलकुलेट करना है? सर, और ये पी बता दो नॉट इसके बाद। माइनस पी एस निकालना है। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, चलो अब करो तब। पी नॉट माइनस पी एस यानी डेल्टा पी की वैल्यू को आपको फाइंड करनी है। सब लोग कर रहे हो? यस सर, कर रहे हैं। यस सर। तरीका अभी भी वही था, देखो पी नॉट माइनस पी एस अपान में पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसी को अगर ओपन करके थोड़ा सा लिखे थे तो ऐसे था, डेल्टा पी को हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं डेल्टा पी में ही, क्योंकि इसको कैलकुलेट करना है पी नॉट, और ये था मोल ऑफ सॉल्यूट अपान मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। इसको और ओपन करके लिखे थे तो क्या था भाई, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, और ये किसके लिए था, सॉल्यूट के लिए। सर 0.126 है। 0.126 आ रहा है? 6 जी सर। के आसपास आता है। तो देखो भाई, मोल निकालने का हमने तरीका भी लिख दिया, तो आपका ये बन के आ गया। अब हम क्या देख रहे थे कि इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी प्योर का हमें 23.8 mmHg गिवन है, ये प्योर वाले का हमें गिवन है। मास ऑफ सुक्रो दिया है, यानी ये कितना भाई 50 ग्राम, और ये कितना होता है 342 ग्राम। 342 ग्राम। तो यहाँ पे भी वही होगा 50 और ये हो जाएगा 342। अब यहाँ पे हमको क्या बताना था भाई कि 500 ग्राम वाटर है, तो वेट इसका हो गया 500 और वाटर का कितना हो गया 18। बस हमको करना क्या था, डेल्टा पी इक्वल टू
50/342 अपान में 50/342 प्लस यहाँ पे था 500/18। तो ये तो मोल फ्रैक्शन हो गया, और इसी मोल फ्रैक्शन में इस वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 23.8 mmHg, तो आपको डेल्टा पी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आंसर आएगा नियरली 0.124 के राउंड। एक बार देख लो, चेक करो। सर एक बार रिपीट कर दोगे यहाँ पी नॉट ये फॉर्मूला जो लिखा आंसर 0.119 है। 0.124 के राउंड आंसर है। सर मेरा 0.126 है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेरिएबल हो रहा है। आप यहाँ पे कुछ हो सकता है कि होल नंबर में आप ले लिए होंगे कुछ वैल्यू को। यस सर। यहाँ पे रिलेटिव अब सुनो भाई, फिर से कोई कह रहा था रिपीट करने को, कहाँ से आपको समझ में नहीं आया, पहले बताओ उसको। सर पी नॉट डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, ये जो फॉर्मूला इधर ऊपर लेफ्ट साइड राइट देखो। साइड राइट साइड। ये वाला यस सर, यहाँ से अभी हम लोग फॉर्मूला यही तो पढ़ के आ रहे थे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा। उन्होंने राउट्स ने क्या कहा था कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वह मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने का, ये निकालने का ही तो तरीका आपने ये लिखा है, ये वाला। नेक्स्ट स्टेप सर, इसके बाद जो लिखा है। अब इसके बाद मोल कैसे निकालते हो? मोल क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्यूट का मोल निकालोगे। यस सर। और फिर यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूट है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट किसके लिए हो गया? सॉल्यूट के लिए। यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्वेंट है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो ये किसके लिए हो गया? वाटर के लिए। अब जैसे देखो क्वेश्चन में सुक्रोज था 50 ग्राम, तो यहाँ पे हमने क्या रखा भाई? वेट के जगह पे 50, उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 342। तो जो यहाँ पे वो यहाँ पे, क्योंकि दोनों सेम थे। सॉल्वेंट का 500 ग्राम है और सॉल्वेंट क्या था? वाटर था, तो उसका मोल निकाल लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास करके। और ये जो पी नॉट नीचे था, अब इधर ले जाओगे तो ये ऊपर आएगा ना, बोलो। यस ये सर। नीचे से इधर Yes, जाएगा, sir. ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। आंसर जो आ यहाँ रहा पे था सर वो था, रिलेटिव लोअरिंग थोड़ी ना कहा है। क्या कह रहे हो? यहाँ पे सर लोअरिंग वेपर प्रेशर सिर्फ का है ना। अरे भाई, तो वही तो निकाल रहे डेल्टा पी, ध्यान से देखो। आप सर रिलेटिव निकाल रहे हो, रिलेटिव। रिलेटिव की बात ही हम नहीं कर रहे थे, क्योंकि इसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिलेटिव कहां से आएगा? अगर आप डेल्टा पी यहाँ पे पूरा इसकी वैल्यू निकालोगे तब रिलेटिव आएगा, इससे अगर मल्टीप्लाई नहीं करोगे तब। नहीं समझे? समझ गया सर। जब डेल्टा पी से उधर ले जाके मल्टीप्लाई नहीं करोगे तब जो आएगा वह रिलेटिव लोअरिंग का वेपर प्रेशर होगा। लेकिन जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिर्फ क्या होगा? डेल्टा पी की वैल्यू। और डेल्टा पी क्या होता है? पी नॉट माइनस पी एस, और इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और सॉरी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्वेश्चन क्लियर है? बोलो। Yes, sir. तभी तो आगे बढ़ेंगे फिर। यस सर। यस सर। तो दूसरा क्वेश्चन करेंगे, देंगे तो करोगे? यस सर। चलो तो भाई इसको एक बार ध्यान से देख लो, तो दूसरा क्वेश्चन दे रहे। सर इसका आंसर क्या आया था? 0.12। 0.124 mmHg एक्यूरेट आंसर है। सर आ गए। क्या कर रहे हो? सर आ गए। चलो तो इसको रफ कर दे भाई, बोलो। यस सर। तुम बोले ही नहीं रहे हो, इसलिए कर दिए फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। कैलकुलेट द प्योर बेंजीन at a certain temperature. Calculate the pure benzene at a certain temperature is 640 mmHg. A non-volatile solid, weighing
a non-volatile solid weighing 2.175 gram is added to 39 gram of benzene. The vapor pressure of solution, is 600 mmHg. What is the molecular weight? What is the molecular weight of solid substance? What is the molecular weight of solid substance? ट्राई करो भाई, कर लोगे? पहले बताओ। Yes, sir. सर बेंजीन का वो बता दीजिए। बेंजीन होता है Molecular weight। C6H6, मोलर मास होता है 78 ग्राम। ओके सर। बोलो भाई, हो जाएगा कि फिर बताएं हम? नहीं सर, सर कैलकुलेशन कर रहे हैं। सर अभी रुको। करो फिर, तब तक हम चल रहे। डेल्टा पी नॉट माइनस पी एस अपान में क्या था भाई? पी नॉट। और इधर क्या था? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपान मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। इसको मोल को थोड़ा सा ओपन करके लिखते हैं इसके फॉर्मूला के टर्म। ये क्या होगा? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, ये हो गया सॉल्यूट का, अपान में वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, वही सॉल्यूट जो ऊपर लिखे थे, प्लस हो जाएगा वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, और ये होगा सॉल्वेंट का। ठीक है, अब हमें देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, अब उस पे आते हैं। हमको दिया गया कैलकुलेट द प्योर बेंजीन। प्योर बेंजीन का हमारे पास कितना है भाई? 640 mmHg, यानी प्योर वाले का वेपर प्रेशर है 640 mmHg। और आगे चल के हमें सोल्यूशन का भी गिवन है। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कितना है? 600। तो देखो दो चीजें तो हमें क्वेश्चन में अभी तक दिख गए। आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो 39 ग्राम है वह बेंजीन है, यानी इस बेंजीन का मास दे दिया 39 ग्राम, और बेंजीन का मोलर मास आपको पता है कितना होता है? 78 ग्राम। आप सुनो क्या दिया भाई? इसका भी मास दिया है 2.175 ग्राम, यानी ये वाला और ये वाला दोनों सेम थे, तो इसका भी मास पता है 2.175 ग्राम। नहीं पता तो सिर्फ क्या? मॉलिक्यूलर वेट, यही आपको कैलकुलेट करना है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो और देख लो भाई कि क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और क्या आपसे पूछा जा रहा है।
क्वेश्चन को रफ कर दे रहे हैं, तो थोड़ा सा और इसको इजी कैलकुलेशन को इजी करके फिर आपको बता दें। सर 65.250। हाँ सही है। तो यहाँ पे कितना हो गया 640 माइनस 600 अपान 640 इक्वल टू 2.175 अपान में मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ पे क्या हो गया 2.175 अपान में मॉलिक्यूलर वेट, और ये हो जाएगा प्लस 39/78। यही तो होगा। यस सर। और इधर कितना आ गया 40 अपान में 640, और ये वाली पूरी वैल्यू को इधर लेके गए 2.175 अपान में मॉलिक्यूलर वेट प्लस ये 1/2 हो जा रहा है, या इसको चाहे तो 0.5 भी कर सकते थे, इक्वल टू 2.175 अपान में मॉलिक्यूलर वेट। बोलो होगा कि नहीं होगा। यहां पे मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको उधर लेके चले जाओ, तो कितना होगा आप इसको कैलकुलेट कर लेना। 40 अपान 640 इंटू 2.175 अपान में मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ पे कितना होगा 0.5 इंटू 40 अपान में 640 इक्वल टू 2.175 अपान में मॉलिक्यूलर वेट। इस वाले को इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, या इसको पूरा का पूरा उधर लेके चले जाओ, बात एक ही है। 0.5 इंटू 40 अपान में कितना हुआ 640 ये वाला, और इस टोटल को इधर लेके जा रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट जिसमें है, तो ये कितना हो जाएगा 2.175 अपान में मॉलिक्यूलर वेट, और इधर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 इंटू 2.175 अपान में 640 इंटू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट को कॉमन ले लो, इसको सॉल्व कर लो, बस आ जाएगा। बोलो भाई क्लियर है सबको। यस सर। तो मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू को आपको फाइंड करना है यहाँ पे। जो लोग नहीं किए हैं तो कर लो, आगे का कैलकुलेशन कर लेना। आंसर है आपका 65.2। बोलो हो चुका है। यस सर हो गया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और देखो, व्हाट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, व्हाट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और सॉल्यूट के ब्रैकेट में यूरिया नाम दे दिया है कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वह यूरिया है, needed to be dissolved in 100 gram of water, 100 gram of water in order to decrease the vapor pressure of water by 25 degree, or sorry, by 25%. What will be molality of solution? What will be molality of solution?
तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा यही आपको बताना है। बोलो भाई, क्वेश्चन एक बार पढ़ो और देखो क्या कर सकती हो। यहाँ पे तो कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं गया है, आपको तो कुछ दिख ही नहीं रहा होगा। बोलो, दिख रहा है? सर यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60 ग्राम होता है। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वह 60 ग्राम होता है। तो एक बार आप पढ़ लो, देखो सब इंफॉर्मेशन गिवन है। भले आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें इंफॉर्मेशन कुछ मिस है, लेकिन जो आपको क्वेश्चन करने के लिए अभी जो फॉर्मूला पढ़े थे आप, जो उस क्वेश्चन को करने के लिए चाहिए होगा, सब कुछ इसमें गिवन है। बस आपको एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। चलो हम ही बता देते हैं आप। देखो भाई, सबसे पहले आप क्या पढ़े थे? पी नॉट माइनस पी एस अपान में पी नॉट इक्वल टू क्या था? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। अब डायरेक्ट हम ओपन करके लिख रहे हैं क्योंकि कई लाइन ना हो। ये हो जाएगा मोल किसका? सॉल्यूट का। और इसी तरीके से अगर यहां पे ले ले तो वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का और प्लस वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट किसका हो जाएगा? सॉल्वेंट का। बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं था? ये तो फॉर्मूला है डायरेक्ट आपका। अब देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन में, 25% कह रहा है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने के बाद कितना डिक्रीज हो जा रहा है? 25%। अगर हम इनिशियली 100% माने और कह रहे हैं कि उसमें से कितना डिक्रीज हो गया? 25%। यानी डिक्रीज होने के बाद जो आया है वेपर प्रेशर वह कितना है? 25। 75%। तो इसको हम कितना मानेंगे? तो पहले इनिशियली 100 रहा होगा। सर और एक ये बार रिपीट करना है 25 दोबारा। होगा। बोलो, सर एक बार रिपीट कर दो थोड़ा। सुनो फिर से। हमसे कह रहा है कि अगर हमारा डिक्रीज होके 25% पे आ गया, इसका मतलब क्या रहा होगा? इनिशियली आपका 100 होगा और फाइनली आपका 75% रहा होगा। तभी तो 100 में से 75% माइनस करने के बाद डिक्रीज होने के बाद फाइनली कितना आ गया? 25%। बोलो, ये लाइन Yes. क्लियर है? यस सर। यानी हम इनिशियली को 100 मांग रहे, जैसे हम आपको बताए थे कि जो प्योर सॉल्वेंट था जिसको पी नॉट आप लेके चल रहे थे, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को आप ऐड कर रहे हो, तो अगर वह 100 होगा परसेंटेज के फॉर्म में दिया है तो उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को ऐड करने के बाद जो सोल्यूशन बन के आएगा पीएस, उसका 75 रहा होगा। तभी तो आप लोअरिंग का वेपर प्रेशर जो देखते हो वह कितना होता है भाई? पी नॉट माइनस पी एस। और कह रहे कि जो लोअरिंग का वेपर प्रेशर है वही तो 25% है। देखो, इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाई 25%। इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि ये डेल्टा पी नॉट माइनस पी एस क्या है? 25 अपान में ये 100 है। बस हो गया। अब देखो बाकी की सब कुछ हमें दिया गया है। वेट इसका नहीं पता, ये कैलकुलेट करोगे भाई तो वेट अपान 60 ग्राम, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 60। तो वेट अपान 60 ग्राम हो गया और यहाँ पे 100 ग्राम वाटर दिया है तो 100 हो गया 18। नहीं पता तो सिर्फ इस W की वैल्यू को फाइंड कर लो और फिर मोलैलिटी आपको अच्छी तरह से पता है कैसे निकालना है। मोलैलिटी पहले टर्म में बात कर चुके थे, क्या होता भाई? मोल ऑफ सॉल्यूट अपान में वेट ऑफ सॉल्वेंट वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट का मास तो गिवन है 100 ग्राम, उसको केजी में कन्वर्ट कर लो। और सॉल्यूट का मोल तब निकाल पाओगे कि जब यहाँ पे आपको पता हो मास, यही मास आपको कैलकुलेट करना है। तो वेट अपर मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? मोल सॉल्यूट का
तो ये W/60 हो गया। W की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और ये कितना है भाई 100 ग्राम है, और इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ हो जाएगा। तो आप कर लेना। ठीक है, क्लियर है भाई सबको? पहले बताओ, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यस सर। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जे में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। बोलो क्लियर है कि नहीं? कुछ बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग आज। तो क्लियर है। सर बस होने वाला है। होने वाला है, ठीक है कर लो। थोड़ा बोला करो, बोलने से कम ये तो पता चलता है ना कि हाँ क्लियर हो रहा है। नहीं बोलोगे तो हमें पता कैसे चलेगा? सर 185.16 है आंसर। नहीं भाई, इतनी वैल्यू ज्यादा नहीं आती, बहुत कम आता है। वेट कितना आ रहा है? 111.111. तो वेट पता चल गया कि 111.1 है, तो फिर मोलरिटी बता दो। 111.1/60 अपान में 100 × 10⁻³ हो गया भाई सबका? वेट आपका निकल के आ गया। किसी ने बताया था भाई 111.1। तो जब आपको ये पता चल गया कि 111.1 ग्राम है, तो क्या करोगे भाई, यहां से मोल निकालो। 111.1/60, तो ये मोल आ गया। तो क्या करोगे भाई, 111.1/60 इंटू यहीं पे 100 और ऊपर 1000, ऊपर 1000 कर दो। सर आ गया आंसर। कितना आ रहा है? 111.1. आंसर कितना आ रहा है? 111.1/6 कर दो ना। सर 18.5 है। 18.5 है। ठीक है, correct। सर वो मेरा डेसिमल आगे पीछे हो गया था, आंसर सही आया। क्लियर है ना सबका? जी सर। चलो तो आगे बढ़े अगले टॉपिक पे। यस सर। यस सर। तो अगले टॉपिक पे सर। तब बढ़ेंगे कि जब आप जितना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कंसेप्ट पढ़े हो, एक बार उसके पेज को पलट डालो, जल्दी से पलटो। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, केवल रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसके पीछे का नहीं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्लियर है सबको? यस सर क्लियर है। देखो भाई, इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पे। एक छोटा सा टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज।
मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। अब देखो वेपर फेज में अगर मोल फ्रैक्शन बताना है किसी कंपोनेंट का, तो हम वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। और देखो भाई इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं थोड़ा सा देखना। जिसके बारे में आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा जाए, आपको पता है कि उसको ऊपर रखते हो, टोटल को नीचे करते हो। लेकिन वेपर फेज के कंडीशन में अब क्या होगा, PA0 XA, ये इसका वेपर फेज वाला कंडीशन हो गया। अपान में क्या होगा भाई, PA0 XA प्लस PB0 XB। ये जो मोल फ्रैक्शन आप कैलकुलेट करते हो, यही आपका मोल फ्रैक्शन किसमें होता है, वेपर फेज में। बोलो क्लियर है? यस सर। ये मोल फ्रैक्शन क्या था, केवल ऐसे ही, ये था मोल फ्रैक्शन ए का, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है। और PA0 आपका क्या था भाई, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। और ये PB क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी था, प्योर वाले का था। और XA और XB क्या था भाई, ये B है, ये आपका B था। और XA और XB क्या भाई, आपका मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ये B है। इसी तरीके से अगर B वाले कंपोनेंट का निकालना है तो इसको ऊपर रख दो। इसी तरीके से अगर B कंपोनेंट का निकालना है तो भी आप निकाल सकते हो वेपर फेज में। एक क्वेश्चन इस पे भी करते हैं, पहले नोट कर लो। तो जिसके बारे में आपसे मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में पूछे, उसके ऊपर रखना उसको, और टोटल को सॉल्यूशन वाले को नीचे रख देना। इस पे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो इसको आप नोट कर लो। तो इस पे भी एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट बना रहे हमेशा। सर डन। बाकी लोग भाई हो गया सर। चलो तो क्वेश्चन डन सर। क्वेश्चन नोट करना। ये वेपर प्रेशर लिख रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टोल्यूइन आर 160 and 60 mmHg respectively. The mole fraction of benzene इन वेपर फेज। देख लो भाई, लिखा हुआ है आपसे क्वेश्चन में, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना कि किस में पूछा जा रहा है, वेपर फेज इन कांटेक्ट विद इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ equimolar mixture of या इक्विमोलर सॉल्यूशन दिया है, इक्विमोलर सॉल्यूशन
of benzene and toluene is benzene and toluene is बता दो भाई, बता दोगे? मुझे लगता है बता दोगे। एक बार ट्राई करो। सर इक्विमोलर मतलब? इक्विमोलर का मतलब कि बेंजीन का भी एक मोल है और टॉल्विन भी एक ही मोल है, क्योंकि आपको मोल तो दिया नहीं गया है, तो फिर आप मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? तो दोनों के एक एक मोल है, उनकी हेल्प से आपको मोल फ्रैक्शन बताना है। आपको टॉल्विन और बेंजीन का दिया गया है, आपका वेपर प्रेशर कितना है। सर 8/11 कितना आ रहा है? फ्रैक्शन में 8/11 भी पॉइंट में निकाल। ठीक है, ऐसे ही आएगा, देख लो भाई। 0.72 टॉलिन का वो क्या होता है, क्या कहते हैं, वेट, मॉलिक्यूलर 0.72 मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत क्या है, पहले ये बताओ। एक मोल दिया है भाई। मोल जब दिया है तो मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत ही नहीं है। अगर Okay, मास sir. गिवन होता तब आप मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते। तो ओके ये क्या करोगे, बेंजीन के बारे में पूछा जा रहा है इसलिए बेंजीन को ऊपर रखेंगे। अपान क्या होगा भाई, ये बी से P- बेंजीन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। XP बोलो, यही तो करोगे आप। यस सर। बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना था, 160। मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हो? 1 upon ऑफ बेंजीन कितना होगा भाई, 1 upon टोटल मोल। और हाँ इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन होगा 1/2। क्लियर है सबको? तो बस रख दो। मोल फ्रैक्शन तो निकालना आता है ना सबको? जी सर आता है। तो ऊपर कितना हो गया 80, नीचे कितना हो गया 80 प्लस 30, 1100 कितना आ रहा है 80 अपन 110 आ रहा है, सही तो आ रहा है? हाँ यस सर। 8/11 आ गया। 1.72 यानी 0.73 के आसपास हो गया या 72 के आसपास। हाँ ठीक है, यस सर। तो देखो भाई इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। पूछे क्या जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए। और किस एग्जाम में, हम 12th की बात नहीं कर रहे हैं, हम जेई की बात कर रहे हैं कि जेई के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इस तरीके का। टॉल्विन का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? निकाल लो ना, कौन सा बड़ी चीज है, यहाँ पे जरूरत वैसे नहीं है। बेंजीन होता है C6H6 और Yes, टॉल्विन sir. होता है C6H5 और यहीं पे CH3 को ऐड कर दो, इसको बोलते हो आप टॉल्विन। सर मोल फ्रैक्शन हाफ कैसे आया? भाई अगर मोल ऑफ बेंजीन कितना है 1 है और मोल ऑफ टॉल्विन कितना है 1 है, दोनों के एक एक मोल है, कह रहे कि इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टॉल्विन। दोनों के एक एक मोल है, तो मोल फ्रैक्शन क्या करते हो? अगर बेंजीन का मोल फ्रैक्शन मान लो कैलकुलेट सर समझ आ गया, ठीक है सर। आ गया समझ में, तब बताने की जरूरत ही नहीं है। दोनों के मोल को नीचे रख देंगे, एक का मोल ऊपर रखेंगे जिसके बारे में पूछा जा रहा है। तो बोलो भाई ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब अगले टॉपिक पे चला जाए। यस सर। यस सर। चलो अब आते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
ये बताओ, आप सभी लोगों का तो स्कूल खुल चुका होगा ना? एक सेकंड। नो सर। 1 तारीख से। यस सर। 1 तारीख सर से 1 खुल रहा है? तारीख हाँ, अभी 1 तारीख से था, तो 1 तारीख से तो आपके फिर स्कूल चालू हो जाएंगे, जी सर। जी सर। तो उस समय तो और ज्यादा लोड पड़ेगा आपके ऊपर। आपको Yes, sir. हाँ, स्कूल तब भी तो करना ऑफलाइन पड़ेगा, भी। स्कूल भी करना पड़ेगा, क्लासें भी करनी पड़ेगी। तो देखो, आप सभी लोगों से सर हम कहना कोचिंग ऑफलाइन चाहेंगे, कब होगी? अब देखो ऑफलाइन तो डिसाइड होगा जब हेड ऑफिस की तरफ से, जब 1 तारीख के बाद ही डिसाइड होगा कि कब से स्टार्ट होगा। ओके सर। पहले आपका स्कूल स्टार्ट हो जाए, सब कुछ प्रॉपर तरीके से ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा, तभी ये डिसीजन हो सकता है कि ऑफलाइन की क्लास की कब होगी। कब तक ऑनलाइन चलेगा ये डिसीजन बाद में ही होगा भी, लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि जब तक हम लोग का ये डिसीजन नहीं हो रहा है कि ऑफलाइन कब से होगा, कैसे होगा, कि हम उसको भूल जाते हैं। हम लोग आते हैं ऑनलाइन पे, आप स्कूल भी करोगे, क्लास भी करोगे, तो देखो भाई, उस कंडीशन में आप क्लास मिस नहीं करोगे, क्योंकि आप एक भी क्लास अगर मिस करते हो तो पूरा का पूरा एक कंसेप्ट आपका चला जाता है। और एक कंसेप्ट जाने का मतलब ये होता है कि अगर वह कंसेप्ट अगर आपके किसी भी टॉपिक में आया आगे के चैप्टर में, तो वह चीज आपका कमजोर हो जाता है। तो इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप किसी भी क्लास को अपसेट मत होना। आज भी मुझे लगता है कि 1-2 लोग अपसेट हो जाते, तो क्लास में कोई आ रहा है जा रहा है, फिर ये सही नहीं होता। आप रेगुलर क्लास करो, रेगुलर क्लास करने के बाद ही आपका कोई रिजल्ट जो होता है वह देखने लायक होता है। अगर ये सोचोगे कि पता चलेगा कि ये वाला क्लास किए किसी दिन नहीं किए, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जिस दिन आप क्लास को अपसेंट करते हो एक पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका मिस हो जाता है। और एक कंसेप्ट मिस नहीं होता, एक कंसेप्ट के वजह से अब पूरी केमिस्ट्री में जहां जहां उस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आएगा वे सब क्वेश्चन आपके मिस हो जाते। तो आप तो सोचते हो कि हमने एक दिन चलो गैप कर दिया, लेकिन उस एक दिन के वजह से कितनी सारी क्वेश्चंस आपकी मिस हो जाती है, आप ये नहीं सोचते। तो इसलिए कोई भी क्लास को मिस नहीं करेगा, क्योंकि आप मिस करोगे फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। और दूसरी चीज ये, जितना भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करते रहोगे बार बार, क्योंकि हम पूछेंगे डेली, हम क्लास के लास्ट में 5 मिनट आपसे यही चीजें पूछा करेंगे जो हमने पढ़ाया है। अब आते हैं भाई आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। सबसे पहले हेडिंग करो आइडियल सॉल्यूशन, और मुझे कौन बता रहा है कि आइडियल सॉल्यूशन आप किसे बोलते हो? सर आइडियल सॉल्यूशन उसे कहते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, क्या रियल लाइफ में आइडियल सॉल्यूशन होता है? No, नो sir. सर। नहीं होता, नो सर। क्योंकि भाई ये क्या है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल वैल्यू है, और जो रियल लाइफ में हम लोग देखते हैं वह थ्योरेटिकल नहीं होता, वह तो प्रैक्टिकल होता है। और वहां पे क्या देखते हैं कि आइडियल जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए आइडियल पढ़ते हैं, रियल लाइफ में कुछ ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में क्या होता है भाई, नॉन आइडियल ही होता है। मेरी बात क्लियर है आपको? जी सर। आइडियल सॉल्यूशन में हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, it is mixture of 2 or more component which are follow Raoult's law at all concentration। किसी भी कंसंट्रेशन पे अगर राउट्स लॉ को फॉलो करता है तो उसी को क्या बोलते हैं भाई, आइडियल सॉल्यूशन। दूसरी चीज देखना, दूसरी चीज जैसे कि हम 2 कंपोनेंट को मिक्स करें और दोनों कंपोनेंट को मिक्स करने के बाद जो नया कंपोनेंट हमारा बन के आए, यानी 2 कंपोनेंट को मिक्स करें और जो मिक्स होने के बाद जो सॉल्यूशन बन के आए, उन दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स थे रुक जाओ 1 मिनट, देखो
जैसे मान लो हम ये दिखा रहे हैं A2 और B2 दो अलग अलग कंपोनेंट हैं, इनको मिक्स करने के बाद 2AB बना। ठीक है, तो मिक्स करने से पहले A2 और B2 था, आफ्टर मिक्सिंग है ये, मिक्स होने के बाद AB बना, और मिक्सिंग से पहले ये था। हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो A का मॉलिक्यूल है इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो मॉलिक्यूल B वाला है इनके बीच के एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, टोटल का यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले वाले का इन दोनों का काउंट करते हैं और बाद वाले का देखते हैं। दोनों का अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल इक्वल हो जाए तो उसको भी क्या बोलते थे, आइडियल सॉल्यूशन। तो इसी को लिखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिफोर मिक्सिंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिफोर मिक्सिंग एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आफ्टर मिक्सिंग। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिफोर मिक्सिंग एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आफ्टर मिक्सिंग रिमेन सेम। कैसा हो जाए भाई, रिमेन सेम हो जाए। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए इसका मतलब ये क्या है, आइडियल सॉल्यूशन। जैसे देखो अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बातें कर रहे थे किसमें भाई, ए और ए के बीच में, और हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बातें कर रहे थे किसके बीच में, बी और बी मॉलिक्यूल के बीच में। अगर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच का जो था वो दोनों इक्वल हो जाए तो इसी को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। यानी हम एक बार क्या देख रहे थे कि आइडियल किसको बोल रहे थे, राउट्स लॉ को जो फॉलो कर रहा था उसको। अब हम दूसरे लाइन में क्या कर रहे हैं भाई, दूसरे लाइन में क्या कर रहे हैं, ए लिखा है ना, ए आएगा, क्या कर रहे हो आप, ऊपर ए आएगा ना? सर ए आएगा ऊपर। यहाँ पे नहीं नहीं, ये ए था, वो लिखने में हो गया। तो देखो ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बीबी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिफोर मिक्सिंग कितना है और आफ्टर मिक्सिंग नेट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। दोनों की वैल्यू को जब देखा गया तो दोनों की वैल्यू इक्वल थी। वैसे रियल लाइफ में नहीं होता, पहले ही बता चुके। ठीक है, अब सुनो भाई, इसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि वेपर प्रेशर बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग भी कैसा हो जाए, सेम हो जाए, यानी इसको और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वेपर प्रेशर बिफोर मिक्सिंग, वेपर प्रेशर बिफोर मिक्सिंग एंड वेपर प्रेशर आफ्टर मिक्सिंग आर नॉट सेम, सॉरी आर सेम। दोनों कैसा हो जाए, सेम हो जाए। जैसे एग्जांपल देखो, अभी आप देख रहे हो कि ए और ए था और मान लो कि इसको हम 50 ml मान के चल रहे हैं, और यहीं पे हम देख रहे हैं कि बी और बी जो मॉलिक्यूल है इसका भी हम 50 ml लेके चल रहे हैं। इसको मिक्स कर दिए, दोनों को आपस में मिक्स कर दिए आफ्टर मिक्सिंग। इसको मिक्स करने के बाद एक नया कंपोनेंट मिलेगा ए बी। बोलो भाई, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो सर। दोनों मिलके कितना था भाई बिफोर मिक्सिंग, मिक्सिंग से पहले 50-50-100 था, और मिक्सिंग के बाद भी अगर आपका 100 ml ही आ जाए तो इसको भी क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए कई सारे हमने तरीके की बात की, पहले राउट्स लॉ की, फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के टर्म में, और फिर वेपर प्रेशर के टर्म में। ठीक है, अब एक चीज और सुन लो, अगर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर जो उसके एटम्स होते हैं अगर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो जाए, कम हो जाएगा तो मॉलिक्यूल जल्दी टूट जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो मॉलिक्यूल जल्दी ब्रेक ही नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है भाई कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना पहले था उतना ही क्या है, बाद में भी है। क्लियर है सबको? यस यस सर। तो कर लो, तो फिर आगे बढ़ते हैं।
ये बताओ सब टॉपिक क्लियर है ना? बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। जहाँ पे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बेझिझक एकदम बोल देना कि सर हमको ये वाले में थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, ताकि हम फिर आपको समझा सके। लेकिन जब तक आप नहीं बोलोगे मुझे कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपके मन की बातों को जानने का मेरे पास इतना पावर नहीं है। ये हो गया भाई सबका? यस सर। जी सर। चलो, तो इसी में एक चीज और देखते हैं। जी सर। इसको रफ करते हैं। आइडियल सोल्यूशन में ये अभी चल रहे हैं। आइडियल सोल्यूशन में हम क्या देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर की अगर बात करें, जैसे अभी हमने वॉल्यूम लिखा था यहाँ पे, पहले 100 था, बाद में 100 है, और दोनों का चेंज देखोगे तो 0 होगा। इसी तरीके से अगर एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर का चेंज देखो, तो जब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है तो एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ भाई एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर क्या होगा, कौन बता रहा है? सर एंट्रोपी पॉजिटिव ऑफ मिक्सचर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। अच्छा एक बात बताओ, एंट्रोपी होता क्या है? आप 11th में पढ़ के आते हो। सर Thermodynamics रैंडमनेस chapter। होती है। रैंडमनेस सर। रेंडमनेस, या उसी को इरेगुलरिटी बोलते हो। रेंडमनेस क्यों बढ़ता है ये कोई बताएगा? सर एंट्रोपी बढ़ती है ना, रेंडमनेस क्यों बढ़ता है? थर्मोडायनेमिक्स सर, जब के सेकंड reaction- लॉ। सर जब रिएक्शन होती है ना तो मॉलिक्यूल जब मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, बोलो भाई, जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो जितना ज्यादा कोलिजन उतना ज्यादा रेंडमनेस या इरेगुलरिटी। बात क्लियर है? और जितनी Yes, ज्यादा sir. इरेगुलरिटी होगी उतना ही ज्यादा एंट्रोपी आपका बढ़ेगा। यहाँ पे बातें कर रहे हो कि दो कंपोनेंट ए और बी को मिक्स कर रहे हो, A2 और B2 को, और मिक्स करने के बाद ये कैसे संभव है कि उनमें आपस में टकराव नहीं हुआ होगा, उसमें आपस में इरेगुलरिटी नहीं हुई होगी। तो कभी भी एंट्रोपी की वैल्यू, हम लोग आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, कहीं पे भी एंट्रोपी की वैल्यू हमेशा क्या बताते हैं? पॉजिटिव वैल्यू। यानी क्या होगा भाई? More than ग्रेटर zero. देन 0। अब आ जाओ, अगर एक कंपोनेंट का देखें तो इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा? PA0 से ज्यादा और PB ग्रेटर देन होगा PB0 से ज्यादा, आइडियल के लिए। और यही अगर सोल्यूशन का देखो तो आइडियल में क्या होगा? PA0 प्लस PB0 से, सॉरी देखो क्या लिख रहे हैं, सर ये तो डेविएशन। ये क्या हो जाएगा भाई? इक्वल हो जाएगा। यानी यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं आती, और कोई चेंजिंग नहीं आती तभी तो इसको आइडियल बोलते। हम जो ग्रेटर का साइन बना रहे थे वह नॉन आइडियल का कंडीशन हो जाता। अब आ जाओ एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल आइडियल का। देखो सबसे पहले एग्जाम्पल में हमको मिलता है इथाइल क्लोराइड को अगर हम इथाइल ब्रोमाइड के साथ रख दें, तो इथाइल है, क्लोराइड और ब्रोमाइड एक ही ग्रुप के होते हैं, थोड़ा सा इसमें इंटरेक्शन जो होता है कुछ एक ही जैसा होता है, तो ये एक आइडियल का एग्जाम्पल बन जाता है। इसी तरीके से क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा दो, और यही भाई बेंजीन के ऊपर आप क्या लगा दो? ब्रोमीन को, तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन भी कैसे हो जाते हैं? आइडियल के एग्जाम्पल। कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसी के ग्रुप का होता है सिलिकॉन, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, इसको भी अगर कर दो तो ये भी किसका एग्जाम्पल बन जाता है? आइडियल का। तो नोट कर लो, तब फिर इसके ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बोलो भाई, हो गया सबका? यस सर। यस सर। सर एक सेकंड। डन सर। चलो इसका ग्राफ देखते हैं।
देखो एक साइड में हम लोग देख रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए, और दूसरे साइड में हम जो ग्राफ देखेंगे वह वेपर प्रेशर ऑफ क्या होगा, बी। एक साइड में ए और एक साइड में बी। अब सुनो, जिधर हम साइड में ए को देख रहे हैं, हम इधर कंपोनेंट ए को ही प्योर फॉर्म में लेके चल रहे हैं। यहाँ पे कंपोनेंट ए प्योर फॉर्म है, और प्योर फॉर्म का मतलब क्या होता है, उसका मोल फ्रैक्शन 1। ये कहीं पे नोट किए थे, याद आ रहा है? Yes, sir. तो जब अगर ए 1 होगा तो बी की वैल्यू यहाँ पे कितना लिखेंगे हम? 0 Zero. Clear है सबको 0 यहाँ? किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है? कहाँ से आया ये देख लो। एक्स ए प्लस एक्स बी आप पढ़ के आते हो, कितना होता है भाई? 1। One. अगर एक्स ए की वैल्यू 1 है तो ये कितना रहा होगा? 0। Zero. और एक बार 0 एक्स ए प्लस एक्स बी फिर से करें, और इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू को 0 कर दो तो एक्स बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। क्लियर है सबको? यस सर। आप Yes, सुनो, sir. तो यहाँ पे एक्स ए 1 था, यहाँ पे एक्स ए को 0 कर दे रहे हैं, क्योंकि हम बी के प्योर वाले फॉर्म की बातें कर रहे हैं। तो जब प्योर स्टेट में होगा तो वहां पे हमारा क्या होगा भाई? ए होगा ही नहीं, केवल और केवल बी होगा। अब जब ए प्योर स्टेट में है तो इसका वेपर प्रेशर क्या था प्योर वाले का? पीबी नॉट। बोलो, क्लियर है? Yes, sir. और जब बी वाला आपका है तो इसका वेपर प्रेशर प्योर वाले का क्या था? P not पीबी A. नॉट। PB नॉट ये पी नॉट है, PB नॉट। ठीक है? क्लियर है भाई सबको? Yes, sir. अब सुनो, यहाँ पे अपने मैक्सिमम पोजीशन पे है यहाँ पे, और यहाँ पे एक कहाँ पे है भाई? ग्राफ में मिनिमम पोजीशन पे, क्योंकि वहां पे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 है। यहां से यहां तक मिला दो, मिला दिए? ये ग्राफ किसके लिए बना? PA PA नॉट PA नॉट is equal to PA नॉट है। बोलो, इसी के लिए तो ग्राफ बना है। यस सर। यस और सर यहाँ पे बी अपने मैक्सिमम पोजीशन पे है, वेपर फेज प्योर वाला, और यहाँ पे बी था ही नहीं तो यहाँ पे 0 होगा। यहां से भी इसको मिला दो, तो ये किसके लिए ग्राफ बना? PB clear. बताओ, ये सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, और sir. इसको अगर मिला दोगे तो ये Yes, किसके sir. लिए हो गया? सॉल्यूशन के लिए, पीएस के लिए। ठीक है, तो यही हमारा ग्राफ होता है, इसको नोट कर लो। हो जाए तो बता देना। सर हो गया। Sir हो गया. हो गया। ये था आपका आइडियल सॉल्यूशन। हेडिंग करो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहला पॉइंट, इट डज नॉट फॉलो राउट्स लॉ। ये राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करता, ठीक है? सेकेंड वाला लाइन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिफोर मिक्सिंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिफोर मिक्सिंग कंपोनेंट and after mixing component, after mixing component और are not same। अब सेम नहीं होगा, क्या होगा भाई? जैसे अगर हम लोग बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल ए के बीच में और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल हमारा बीबी था इसके बीच में, ये अब इक्वल नहीं होगा। किसके भाई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बी के बीच में, या तो ज्यादा होगा या कम होगा। अब ये इक्वल नहीं होगा। इसी तरीके से बोलेंगे, जो वेपर प्रेशर आप देख के आ रहे थे, वेपर प्रेशर
बिफोर मिक्सिंग एंड वेपर प्रेशर आफ्टर मिक्सिंग, वेपर प्रेशर बिफोर मिक्सिंग एंड वेपर प्रेशर आफ्टर मिक्सिंग और आर नॉट सेम। ये भी सेम नहीं होता। जैसे अगर मान लो आपका ये है ए और ए, आपने कहा था कि ये 50 ml हमने आइडियल में लिया था और यहाँ पे भी ये बी है, तो आप 50 ml लेके चल रहे थे। आफ्टर मिक्सिंग की बातें कर रहे हैं, आफ्टर मिक्सिंग। अब आफ्टर मिक्सिंग में कितना हो जाए भाई कि जो आपका ए बी का फॉर्मेशन होगा या तो आपका ज्यादा हो जाए, 110 हो जाए, 100 ये टोटल था तो 100 से ज्यादा हो जाए या 100 से कम हो जाए। अगर ऐसा कहीं कंडीशन बन के आता है उसको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे भाई? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? नो नो सर। सर। नो सर। चलो फिर अगर ये आपका कंप्लीट हो जाए तो एक लाइन लिख लो, ओरली हम बोल दे रहे हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर, क्या? एजियो? एजियोट्रोपिक, AZEOTROPIC, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। इसका एग्जाम्पल नहीं है कोई? अभी एग्जांपल करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तब। ठीक है। अभी इसका भी 2 पार्ट होता है। हो गया भाई सबका? यस सर। ये हो Yes. जाए तो हेडिंग क्या करोगे भाई? एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है, और लिखना एजियोट्रोपिक मिक्सचर में बोले क्या? यस सर बोलिए। एजियोट्रोपिक मिक्सचर लिखना, एजियोट्रोपिक मिक्सचर और ब्रैकेट में कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर और ब्रैकेट में कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ब्रैकेट बंद कर दो, बोलो बंद हो गया? यस सर। चलो आगे लिखना, आर दोज कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड, आर दोज कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड, आर दोज कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड मिक्सचर। ब्रैकेट के बाद की बातें बोल रहे हैं, आर दोज कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड मिक्सचर। हो गया भाई सबका यहां तक? सर मिसिबल मीन्स? मिसिबल का मतलब आपस में मिक्स हो जाना, आपस में मिक्स हो जाना। जिसे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आपस में मिक्स ही नहीं होते। वापस से बता दो थोड़ा सा। क्या कर रहे हो आप? सर वापस से बता दो, एजो शुरू से ठीक है। थोड़ा सा। ठीक है बता रहे, पहले आप लिख लो तो आप पूरा। मिसिबल Okay, sir. लिक्विड मिक्सचर हो चुका है मिक्सचर तक, विच डिस्टिल्ड ओवर अनचेंज, विच डिस्टिल्ड ओवर अनचेंज्ड, which distilled over unchanged in composition, which distilled over unchanged in composition and boil at constant temperature, and boil at constant temperature. हो गया सर। हो गया? चलो तो देखो हम लोग बात कर रहे थे भाई कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर की। हमने इसलिए बताया
किसी कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखते हैं कि जो राउट्स लॉ होता है, राउट्स लॉ का जो हमारा कंसेप्ट था, कहीं पे वह डेविएट कर जाता था, पॉजिटिवली आता था और कहीं पे नेगेटिवली आता था। ठीक है, तो वहीं पे उसी के लिए हमारा दो टर्म आया, एक आया मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप या उसी को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, और एक हमारा आया निगेटिव डेविएशन या मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो देखो भाई, आइडियल मिक्सचर को दो पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, आइडियल वाले को दो पार्ट में, नॉन आइडियल को दो पार्ट में। एक क्या है आपका पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन कैसे होगा अभी हम आपको बता रहे हैं। इसी को हम एक नाम और देते हैं, इसी को एक नाम और क्या देखते हैं भाई, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। इधर देखो, इस वाले में हम क्या बोलेंगे कि जब दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, व्हेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मिक्सिंग कंपोनेंट डिक्रीजेस, व्हेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मिक्सिंग कंपोनेंट डिक्रीजेस due to which vapor pressure of mixing component increases. It is positive deviation. It is positive deviation for Raoult's law. तो ये जो था राउट्स लॉ के पॉजिटिव डेविएशन के अकॉर्डिंग था। अब देखो जैसे भाई अभी आप पढ़ के आ रहे हो कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, नीचे लिखते, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था मॉलिक्यूल A2 में AA के बीच में, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल B2 के बीच में था BB के बीच में, इसका ज्यादा हो जाए किससे, मिक्सिंग वाले से, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ जो मॉलिक्यूल AB था। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, जब मिक्सिंग कंपोनेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो मिक्सिंग कंपोनेंट क्या होगा, जल्दी आयोनाइज हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच का जो एटम्स था, एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो वह एटम जल्दी ब्रेक कर जाएंगे। मेरी बात क्लियर हो रही है, बोलो। यस सर। तो जब मिक्सिंग वाला कंपोनेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए, तो जब मिक्सिंग कंपोनेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो जो उनके मॉलिक्यूल्स थे वह मॉलिक्यूल्स क्या होंगे भाई, जल्दी जल्दी टूट जाएंगे, क्योंकि उनके बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, वह उनके बीच का बॉन्ड वीक हो गया। उस कंडीशन में जो वेपर प्रेशर होगा मॉलिक्यूल का जल्दी वेपोराइज होने लगेगा, यानी कि वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। जल्दी जल्दी वेपर बनेगा, वहां पे टूट जाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन आप एक ऐसे मॉलिक्यूल को ले लो जिसका मिक्स करने के बाद जो कंपोनेंट आया वहां पे मॉलिक्यूल टूट ही नहीं रहा, और जब मॉलिक्यूल टूटेगा नहीं तो वह वेपर में कैसे चेंज होगा, बताओ। तो आपको क्या देखना है भाई कि जो मिक्सिंग कंपोनेंट है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो। अब इसी को आप एग्जांपल में इसके टर्म में भी देख के आ रहे थे। अब क्या हो जाएगा भाई, मिक्सिंग के बाद देखो सर कम हो जाए, कम होगा कि बढ़ जाएगा वेपर प्रेशर, सर बढ़ जाएगा। अब पहले अगर 100 है तो 100 से ज्यादा हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, तो वॉल्यूम या वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा ना। फिर बोलो भाई। यस सर बढ़ जाएगा। अब सुनो, यस सर बढ़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अगर इसमें से इसको माइनस करोगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा। एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर क्या होगा, वॉल्यूम ज्यादा एंथैल्पी ज्यादा, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव। और एंट्रोपी तो हमेशा ज्यादा ही होता था। यस सर।
जी सर। इसी तरीके से पीए क्या होगा भाई, ग्रेटर देन पीए नॉट एक्स ए, बोलो होगा। और Yes, पीबी क्या sir. होगा भाई, ग्रेटर देन पीबी नॉट एक्स बी। और यही क्या होगा सोल्यूशन के टर्म में चले तो पीएस ग्रेटर देन क्या था, पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी। मुझे लगता है आपका क्लियर हो चुका होगा। यस सर। ठीक है, तो Yes, नोट कर sir. लो। सर कर लिया नोट। हो गया सबका। तब आते हैं इसके वही ग्राफ पे और एग्जांपल पे। रफ कर दें इसको, बोलो भाई। कोई नहीं बोल रहा है, सब खामोश हो गए। चलो इधर यस देखो। सर कर। एग्जाम्पल बताओगे? एग्जाम्पल क्या होगा आपका? सबसे पहले इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। इसका एग्जाम्पल तो आप बहुत देखते हो, बोलो नहीं देखते हो? देखते हो ना कि जब थोड़ा सा लोग अल्कोहल में वाटर मिला के ले लेते हैं, उनकी इंथैल्पी बढ़ जाती है, बॉडी के अंदर एनर्जी बढ़ जाती है, और उस समय इतने पावर में हो जाते हैं कि वह किसी को कुछ अपने आगे नहीं समझते। कहीं पे देखे हो ऐसा? ये वही वाला कंडीशन है, पॉजिटिव डेविएशन वाला। यहाँ पे क्या होता है भाई कि पॉजिटिव डेविएशन बॉडी के अंदर शो होने लगता है, बॉडी के अंदर एनर्जी बढ़ जाती है। लोग नहीं कहते नहीं भाई शराब पीने से कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? जो ही वाटर के साथ मिक्स करते हो एंथैल्पी बढ़ जाती है आपकी। एंथैल्पी का मतलब एनर्जी आपकी बढ़ जाती है, और जो ही बढ़ती है तो देखो फिर वह शहंशाह होते हैं। अगर सर ऐसे ही पी लेंगे तो उतनी एंथैल्पी नहीं बढ़ेगी जितना आपकी बढ़नी चाहिए। अल्कोहल में तो ऐसे भी होता है, एनर्जेटिक होता है, लेकिन वाटर के साथ मिक्स करके करते हो तो एंथैल्पी और ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए जो लोग भी पीते हैं थोड़ा सा करते, थोड़ा सा मिलाओ, इसके बाद पी। इधर देखो, इसके अलावा एक और पढ़ते हैं, एसीटोन प्लस वाटर। एसीटोन प्लस वाटर, ये भी हमारी इंथैल्पी को बढ़ा देता है। यहां पे भी इंथैल्पी बढ़ जाती है। और एग्जांपल और पढ़ते हैं, साइक्लोहेक्सेन प्लस अल्कोहल। ये भी हमारा क्या करता है भाई, ये भी हमारे इंथैल्पी को बढ़ा देता है। यानी कि ये सब के सब पॉजिटिव डेविएशन में थे। देखो हम 2-2 3-3 एग्जांपल ही लेके चल रहे हैं। आप चाहो तो और भी सारे एग्जांपल लिख सकते हो। एनसीईआरटी आप खोलना, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में जो पॉजिटिव डेविएशन है, या उसको लिखा हुआ हेडिंग मिलेगा कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप
तो उसके एग्जाम्पल को नोट कर लेना यहीं पे। हो गया सबका? यस तो ग्राफ बता दो Yes, कैसे sir. बनेगा? ग्राफ तो बता दोगे ना? बिल्कुल उसी तरीके से अभी भी लिखे हुए हैं। यहाँ पे बी अपने मैक्सिमम पोजीशन पे है वेपर प्रेशर, और यहाँ पे ए का वेपर प्रेशर अपने मैक्सिमम पे है। तो यहाँ पे ए मिनिमम और यहाँ पे बी मिनिमम। पहले ये वाले को मिला दो। ये वाला कंडीशन हम जो डॉटेड लाइन बना रही है आइडियल का था, जो सबसे पहले देख के आए हो, और ये भी डॉटेड लाइन क्या था भाई? आइडियल का था। ये वाला जो डॉटेड लाइन भी बना रहे हैं ये भी आइडियल का है। अब देखो पॉजिटिव डेविएशन की जब बातें कर रहे हैं तो ये ग्राफ कुछ थोड़ा सा डेविएट होके आएगा, और ये भी क्या होगा भाई? कुछ डेविएशन को शो करते हुए आएगा, और ये जो भी बनाते थे ये भी पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा। अब सुनो, ये वाला ग्राफ किसका था? पीए ग्रेटर देन पीए नॉट एक्सए का था, बोलो। Yes, sir. ये वाला ग्राफ, और ये वाला जो ग्राफ आ रहे थे यहाँ पे बी मैक्सिमम था, यहाँ पे बी मिनिमम था, ये किसके लिए था? पीबी ग्रेटर देन पीबी नॉट और एक्सबी का। बोलो क्लियर है? यस सर। अब ये वाला क्या था भाई? ये पीएस का पीएस ग्रेटर देन Sir, पीए P नॉट total. एक्सए था, और ये क्या था? पीबी नॉट एक्सबी था। तो बोलो कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। अब एक चीज सुनो, Yes, sir. जो क्वेश्चन इस ग्राफ से पूछा जाता है और जो आपके नीट और जेईई में क्वेश्चन बनता है, बना भी है 2 साल पहले नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो दोनों आपस में मिल रहे हैं ना, यस इसी सर। मिक्सचर को बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या एजियोट्रॉप। यानी इसी ये मिक्सचर point- को क्या नाम दोगे भाई? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। और ये बिल्कुल हमारे आइडियल के पास ही होता है। देखो इधर आइडियल वाला यही कंडीशन था ना, यस सर। तो ये बिल्कुल उसके पास ही होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, या इसी को बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। हेडिंग करवाए थे मिनिमम sir. बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। जहां पे दोनों डेविएट होने के बाद आपस में मिल रहे हैं उसी मिक्सचर को बोलते हैं, ठीक है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। अब सुनो, अगर तुमसे क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है थोड़ा ये सुनो। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इन्हीं में से कोई एक एग्जांपल आपको दे दे और कहेगा कि बताओ भाई विच आर द फॉलोइंग इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अगर आपको एग्जांपल याद है तब तो तुरंत बता दोगे, अगर नहीं याद है तो फिर बताने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। या ग्राफ पे क्वेश्चन बना के दे दे, अगर इस तरीके से ग्राफ बना के दे दे और कहे कि बताओ भाई कौन सा इसमें से ग्राफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का कंडीशन दिखा रहा है, तो देख के आप बता सकते हो। तो ये इस पे जिसका question पॉइंट है। सबसे ज्यादा पास होगा या दूर हाँ, होगा। बिल्कुल। इसको ऐसे कैसे देखोगे? इसके बाद अगर सर ये दूर हुआ तो ये मिनिमम है, पास हुआ तो मैक्सिमम है। क्या चीज? अगर ये पॉइंट आइडियल वाले से दूर हुआ तो मिनिमम है, पास हुआ तो मैक्सिमम है। हाँ, आइडियल से अगर दूर होगा तो मैक्सिमम बन जाएगा। हो गया ये सबका, कर लो। तब फिर आते हैं दूसरा वाला इसका पार्ट। ये बताओ सबको क्लियर है ना ये पॉइंट? यस सर। एकदम बिल्कुल Yes, क्लियर sir. होना चाहिए। अगर टेस्ट हो तो सबका नंबर अच्छा आना चाहिए। ये मत कहना कि फिर ये पॉइंट हमारा वीक था तो ये वीक था। आज तो दूर हो, फिर ऑफलाइन चलेगा तो फिर पास में आओगे। अब किस सेंटर पे होगा ये तो मुझे नहीं पता। तो कालू सर हमें पढ़ाया ना।
अब देखो कहाँ पे होता है, प्रेजेंट टाइम में तो हम कालूसराय से ही ले रहे हैं। हम भी कालूसराय वाले ही हैं। हाँ तब तो फिर पता ही होगा। इसमें और भी लोग होंगे। सर अगर कोई चेंज करना चाहे क्या चीज? सेंटर, अब ये देखो मुझे नहीं पता, ये तो बाद में होगा जब आगे चल के कैसे होगा क्या होगा, मुझे अभी तक नहीं पता, कोई इन्फॉर्मेशन अभी इसके बारे में है नहीं। जैसा भी होगा सर ये वो ऑनलाइन आप- भी होता रहेगा? क्या कह रहे हो? सर ये ऑनलाइन भी चलता रहेगा? नहीं नहीं, अब जैसा आगे का देखो नहीं बता रहे हैं। जैसे आगे का जो डिसीजन लिया जाएगा, सब लोग जैसे जो भी डिसीजन होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। अभी तो ऑनलाइन जैसे इसलिए चल रहा था कि अभी सब कुछ बंद चल रहा है। अब आगे खुलने के बाद क्या डिसीजन होता है वो आप लोगों को मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वैसे अभी इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि कब से ऑफलाइन स्टार्ट हो रहा है। अभी जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है। ये बताओ सबका हो गया? यस सर। जी सर। चलो यस सर। तब आते हैं दूसरे वाले में। दूसरा टाइप नॉन आइडियल का दूसरा टाइप है निगेटिव डेविएशन। या इसी को बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है, जैसे वहां पे लिखे थे। अब क्या हो रहा है भाई, जो मिक्स करने के बाद जो कंपोनेंट था उसका फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बढ़ गया। तो मिक्सिंग कंपोनेंट का फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन ज्यादा है और बिफोर मिक्सिंग वाले का कम है, यानी कुछ इस तरीके का। ये लाइन क्लियर है भाई सबको? बोलो। अब मिक्स होने के बाद जो कंपोनेंट आ रहा था यानी सॉल्यूशन का, उसका फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन एटम्स के बीच में क्या हो गया, बढ़ गया। वह जल्दी अब टूटेगा ही नहीं, और जब टूटेगा नहीं तो उसका वेपर प्रेशर घट जाएगा, वॉल्यूम क्या होगा, घट जाएगा। जैसे इधर का देखो, अगर ये 50 ml लेके चलते हो तो मिक्सिंग के बाद क्या होगा, अब घट जाएगा, घट जाएगा क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन था मिक्स होने के बाद वाले के बीच में, वह क्या था, ज्यादा था। वह जल्दी टूटेंगे ही नहीं। तो जब नहीं टूटेंगे तो उनका अब कम हो जाएगा। तो पहले मान लो हम 100 लेके चल रहे थे, तब 90 लिख रहे हैं। तो जब ये कम हो जाएगा तो क्या क्या कम होगा, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर भी घट जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर भी क्या हो जाएगा भाई, ये भी घट जाएगा ना आपका। लेस देन 0। लेकिन एंट्रोपी कभी घटेगा क्या? नहीं नहीं। नो सर। इसी तरीके से पीए क्या होगा, लेस देन पीए नॉट एक्स हो जाएगा, और इसी तरीके से पीबी क्या हो जाएगा, लेस देन पीबी नॉट एक्स भी हो जाएगा। और यहीं पे अगर पीएस की बात करें तो पीएस भी लेस देन हो जाएगा पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी।
ठीक है, तो ये था आपका नेगेटिव डेविएशन, जिसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। हो गया सबका? यस सर। यस सर। हो गया। तो देखते हैं फिर, रब कर दें इसको, रिमूव कर दें इसको। जी सर। इधर देखना, अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो हम लोग क्या कहेंगे भाई, जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं, ऑल मिनरल एसिड, अगर उनके साथ अगर वाटर को मिक्स कर दो तो ये नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं। जैसे एग्जांपल में, जैसे अगर मान लो हमारे सामने HNO3 है और वाटर मिला दें, H2SO4 है, वाटर मिला दें, HCl है, ये भी मिनरल एसिड है, वाटर मिला, ये सब के सब क्या होंगे, नेगेटिव डेविएशन को शो करेंगे। इसी तरीके से अगर क्लोरोफॉर्म है, अगर क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन को मिक्स कर दो, तो क्लोरोफॉर्म के साथ जब एसीटोन को भी मिक्स करती हो तो ये भी नेगेटिव डेविएशन को शो करता है। बहुत ही कॉमन एग्जांपल। अब आते हैं भाई ग्राफ पे, जो हम लोग अभी तक बनाते आए। इधर देखो भाई, फिर से वही कंडीशन, अब तो मुझे लगता है कि बना लोगे अब तो। हाँ सर। यस सर। बनाओ फिर, क्या दिक्कत है, कोई जरूरी थोड़े है कि जो हम लिखेंगे तभी लिखोगे, बना लो, आपको आता है फिर बना लो। ये आइडियल का कंडीशन, ये आइडियल का कंडीशन था। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा भाई, थोड़ा सा डेविएट होकर नीचे की तरफ से जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ किसका था, PA लेस देन PA नॉट XA का, सबको क्लियर है। और ये वाला ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ये किसका है भाई, PB लेस देन PB नॉट XB का। और ये ग्राफ कुछ इधर से आएगा, ये होगा PS लेस देन PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB का। और ये जो है मिक्सचर, इसी को क्या बोलोगे अब, मैक्सिमम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। पूरा लिख दे, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। अब कैसा होगा भाई, मिक्सचर होगा, या इसी को बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। एक क्वेश्चन पूछा गया था नीट में 2 साल पहले, पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज, 4 ऑप्शन में इस तरीके से एग्जांपल दिया गया था और पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और यही वाला आपका था, ठीक है। तो नेगेटिव डेविएशन का जो एग्जांपल होता है वे सब के सब आपके मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप को शो करते हैं, तो आप ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। सर एक बार क्लोरोफॉर्म और ये एसीटोन वाला समझा दीजिए सर, कैसे मतलब।
क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। देखो ये नॉन पोलर मीडियम होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरह बिहेवियर को शो करता है। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी होती है वे सब के सब हमारे किस तरीके के बिहेवियर शो करते हैं, वह निगेटिवली होते हैं। इसलिए कि जल्दी वह ब्रेक ही नहीं करते। दोनों को मिक्स करने के बाद अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसका बॉन्ड काफी ज्यादा कैसा हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो उनका अगर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन स्ट्रांग हो गया तो वह फिर टूटेगा ही नहीं, और जब आपका टूटेगा ही नहीं तो फिर आप जानती हो क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। हाँ, नेगेटिव डेविएशन को शो कर देगा। तो हम एग्जाम्पल को थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं, तो इसी बात से देते हैं कि इन दोनों को मिक्स करने के बाद हमारा क्या बनता है उसी तरीके से। तो ये जब हेलो अल्केन्स पढ़ते हो ना 12th में, तो वहां पे ये बार बार एग्जाम्पल आता है। जी सर। चलो अब देखो भाई, हेडिंग कर लेना। तीसरा जो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था वह पहले था ऑस्मोटिक प्रेशर, सबको क्लियर है? अभी बात करेंगे उस पे। सेकेंड वाला था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देन थर्ड वाले को हेडिंग कर लो इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इलेवेशन लास्ट होगा ना? एलिवेशन ऑफ वॉल्यूम। हाँ, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब चैप्टर का लास्ट होगा ना मुझे सर? लगता है इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और साथ साथ एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, जी सर। चलो अब थोड़ा सा एक बार पीछे की चीजें की बाकी चीजें जितना भी अभी तक पढ़ के आए हो ऑस्मोटिक प्रेशर से, वो चीजें मुझे एक बार बता दो जल्दी से। जैसे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ रहे थे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे भाई? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होता है सर? जो सॉल्वेंट का पार्टिकल सॉल्वेंट के पार्टिकल को अंदर केमिकली और डिफ्यूज करता है, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है? सेल्फ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट सर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो। हाँ, केवल इतना बताने से हो जाएगा? इट्स अ रिजल्ट ऑफ सेल्फ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था? प्रिवेंट ऑस्मोसिस, मतलब लेकिन कैसे? एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड करता है पूरे सॉल्यूशन पे। जब सॉल्यूशन में एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई करते हो और ऑस्मोसिस जो हो रहा होता है वह प्रिवेंट हो जाए तब। लेकिन अगर एक्सटर्नल प्रेशर को आपने इतना कर दिया कि जो डायरेक्शन था वह रिवर्स हो गया, तब क्या होगा? तो रिवर्स ऑस्मोसिस होगा सर। वो ठीक है। आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूला को किसने कैलकुलेट किया था? वेंट हॉफ। वान टॉप ने किस आधार पे ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला था गैस लो के आधार पे। सर हाँ, डिल्यूट सॉल्यूशन को इनक्लोज्ड वेसल में रखा था ना, तो उसके पार्टिकल जो थे ना, हाँ, वो कैसे गैसेस, लॉ ऑफ गैसेस की तरह रिएक्ट कर रहे थे, जो ना लॉ ऑफ गैस बिल्कुल करेक्ट है आपका। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है। चलो आप मुझे बताओगे कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला था वह क्या था? सर पाई वी इज इक्वल पाई CRT। पाई इक्वल टू CRT। डायरेक्ट ऐसे बोलो, टी का मतलब कंसंट्रेशन, ठीक है। आर क्या था भाई? गैसियस कांस्टेंट। यहाँ पे सॉल्यूशन कांस्टेंट बोलोगे, और टेम्परेचर आप किस में लेते हो? केल्विन। अब देखो इस पे हमने कई सारे एप्लीकेशंस की बात की थी, याद आ रहा है कुछ? हाँ सर। चलो हम बताएंगे, पूछेंगे, आप बताओगे। मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करने का तरीका याद आ रहा है आपको? यस सर, फॉर्मूला दिख रहा सामने। क्या था आपका? पाई इक्वल्स टू वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, ऊपर इनटू 1000, नीचे इनटू 100, और RT तो लगा नहीं। ठीक है। यहीं पे जो मॉलिक्यूलर वेट का यूज करते हो किसके लिए करते हो? और सर वेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, स्टार्च एंड पॉलीमर। यहीं पे एक चीज और आई थी। अगर हम देखो क्वेश्चन बोल रहे हैं, अगर 2 या 2 से ज्यादा सॉल्यूट हैं आपके और सभी सॉल्यूट का नंबर इक्वल है, एक बार हम उसमें कंसंट्रेशन को इक्वल कर दे रहे हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? सर इक्वल होगा। और एक बार हम मास को इक्वल कर दे रहे हैं तब क्या होगा? सर जिसका सबसे ज्यादा होगा ना, उसका वो होगा, उसका वो होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, हाँ, इनवर्स होता है। सॉरी। अब सुनो, अगर कंसंट्रेशन अब इक्वल है और हम नंबर्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल को ही डिफरेंट कर दिए, तब क्या होगा? सर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरह बिहेव करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ, बिहेव करेगा, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही एक क्लासिफिकेशन में पार्ट है। ठीक है। इसके अलावा आइसोटोनिक आपको पता है? हाँ सर।
क्लियर है बिल्कुल? हाँ सेम कंसंट्रेशन या सेम सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। इसके अलावा भाई दो हाइपोटोनिक और सॉल्यूशन के हाइपोटोनिक। ऑस्मोटिक हाइपो और प्रेशर और हाइपर। वॉल्यूम गिवन होता है, अगर उसको मिक्स कर दो तो बोलो। क्या सर? दो दो सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर और वॉल्यूम गिवन है, अगर उसको आप मिक्स करते हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर का वॉल्यूम ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मिक्सचर इक्वल टू क्या था? पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 अपान V1 प्लस V2। याद आ रहा है कुछ? बोलो। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दे रहे हैं, स्टॉप करें क्लास भाई। सभी लोगों को मेरी तरफ से ओके टाटा सर। बाय बाय। ठीक है, बाय सर। बाय बाय टाटा।